हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो आज का जो हम वीडियो लेके आए वो डिफेंस रिलेटेड वीडियो है फ्रेंड्स। हमारा जो घातक है UCAV उसका नया लुक सामने आया है। तो पूरा वीडियो है क्या और पूरा UCAV का जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आए वो हम इस वीडियो में आज जान लेंगे और बाकी बातें वीडियो के बाद में कर लेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाना ना भूलें। तो पहले वीडियो देख लेते, बातें बाद में कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातक UCAV के बारे में। घातक एक ऑटोनॉमस अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल होगा और इसको बनाया जा रहा है भारतीय वायुसेना के लिए। इसकी डिजाइन का काम कर रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें इसकी मदद कर रही है IIT कानपुर और IIT बॉम्बे। इस प्रोजेक्ट को काफी सीक्रेट रखा गया है और इसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। आमतौर पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो बिट्स एंड पीसेस में आती है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर आई सभी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने की और उसके माध्यम से समझने की कि ये प्रोजेक्ट है क्या और इसका करंट स्टेटस क्या है। इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कब शुरू हुआ, लेकिन इसको लेकर पहली डिटेल साल 2010 में बाहर आई और इस डिटेल के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लेकर इनिशियल फीजिबिलिटी स्टडी के लिए साल 2009 में 12.5 करोड़ रुपए दिए गए थे और ये फीजिबिलिटी स्टडी साल 2013 में कंप्लीट कर ली गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट का नाम था ऑरा, यानी कि ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, और ये एक प्रोटोटाइप था जो कि आगे चलकर इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बनता और फीजिबिलिटी स्टडी के बाद में इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया घातक। नाम को जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि ये एक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। पहला, एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया जाए। दूसरा, ये एयरक्राफ्ट ऑटोनॉमस हो, यानी कि अनमैन्ड होने के साथ साथ ये ऑटोनॉमस भी हो। स्टेल्थ एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए इस एयरक्राफ्ट के लिए एक फ्लाइंग विंग डिजाइन चूज किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट फेज से ही इस एयरक्राफ्ट को एक UCAV यानी कि आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो सब रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म्स है। स्टेल्थ के साथ साथ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इस एयरक्राफ्ट का ऑटोनॉमस होना। ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट आमतौर पर ज्यादातर फंक्शंस खुद से कंप्लीट कर सकता है और ग्राउंड स्टेशन से केवल उसको वेपन डिलीवरी के लिए कमांड्स मिलती हैं। इस तरीके के सिस्टम के कंट्रोल लॉस काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं और इसी वजह से फीजिबिलिटी स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा सबसे बड़ी अपडेट साल 2018 में आई थी, जब कहा गया था कि इस UCAV का एक 1:1 मॉडल बनाया जाएगा जिसके ऊपर RCS टेस्टिंग की जाएगी और इसी एयरक्राफ्ट का एक और प्रोटोटाइप बनाया जाएगा जो कि वेट में केवल 1 टन होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि घातक 8 टन का होगा और इस 1 टन के प्रोटोटाइप को कहा जाएगा स्विफ्ट, यानी कि स्टेल्थ फ्लाइंग टेस्ट बेड, और इसको पावर किया जाएगा निर्भय क्रूज मिसाइल के इंजन से, यानी कि NPO Saturn 36MT। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब फीजिबिलिटी स्टडी 2013 में खत्म कर ली गई थी तो तब से अब तक क्या काम किया गया। फीजिबिलिटी स्टडी के हिसाब से जो चीजें भारत के पास ऑलरेडी थी उनको वैलिडेट किया गया और जो नहीं थी उनको बनाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें यूज होने वाले मटेरियल को रिफाइन किया गया और GTRE कावेरी, जिसको LCA तेजस के लिए बनाया गया था, उसके ड्राई सेगमेंट को लेकर इस UCAV के लिए मॉडिफाई किया गया और यूजर से बात करके, यानी कि इंडियन एयरफोर्स से बात करके इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन को डिसाइड साल 2015 में कर लिया गया था। और आमतौर पर जब एक बार इंजन डिसाइड कर लिया जाता है तो उसके बाद एक रीवैलिडेशन रन किया जाता है, जिसके दौरान इस इंजन को यूज करके पुराने डिजाइन के ऊपर सिमुलेशन रन किए जाते हैं और उसके हिसाब से इस डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया जाता है। ये सारे फेज घातक UCAV के कंप्लीट हो चुके हैं और स्विफ्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। इसका 1:1 मॉडल RCS टेस्टिंग कर रहा है और स्विफ्ट को लेकर जो टेंडर्स निकले हैं उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि स्टेल्थ फ्लाइंग टेस्ट बेड की कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस में है।
लेकिन इस चीज के चांसेस बहुत कम हैं कि जब ये फ्लाइंग टेस्ट बेड बनकर तैयार हो जाएगा और अपनी पहली उड़ान भरेगा तो इसके डिटेल पब्लिक किए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए घातक UCAV की, तो माना जा रहा है कि साल 2025 तक ये UCAV बनकर तैयार हो जाएगा और इस UCAV प्रोग्राम को लेकर भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। वैसे क्वेश्चन ये उठता है कि ये UCAV जिस कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जा रहा है उस कॉन्फ़िगरेशन में केवल 2 बॉम्ब्स कैरी कर सकेगा। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि इसकी यूजेबिलिटी कितनी होगी। आमतौर पर इस तरीके के एयरक्राफ्ट अकेले अटैक नहीं करते हैं, ये एक पैक में काम करते हैं और एक पैकेज में 4 से 6 एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़े फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकते हैं। इनको विंगमैन की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये एक 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए विंगमैन के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। वैसे अगर आपको विंगमैन्स के बारे में डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक दिया जाएगा, उस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ें। अब समझते हैं ये एयरक्राफ्ट काम कैसे करेगा। आमतौर पर जब भी कोई एरोफॉइल हवा में चलती है तो उसके ऊपर की तरफ कम प्रेशर होता है और नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर होता है, जिसके वजह से ये विंग लिफ्ट जनरेट करता है, जिससे ये एरोफॉइल हवा में जाती है। इस चीज को कहा जाता है बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल के साथ साथ लिफ्ट जनरेशन में न्यूटन्स 3rd लॉ भी काम करता है और इस एरोफॉइल के ऊपर जो सामने की ओर से हवा आ रही होती है वो न्यूटन के 3rd लॉ के तहत लिफ्ट जनरेट करने में मदद करती है। यानी कि एक समय पर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लिफ्ट अप्लाई होता है, ऊपर से नीचे की ओर ग्रेविटी या वेट अप्लाई होता है, सामने की ओर इसको पुश करते हैं इसके इंजन्स और इसे रोकने की कोशिश करती है ड्रैग। अगर वेट को लिफ्ट बैलेंस करता है और ड्रैग को थ्रस्ट ओवरकम कर जाता है तो ये एयरक्राफ्ट सामने की ओर तेजी से चल पड़ता है। लेकिन एयरक्राफ्ट का काम सीधे एक लाइन में चलना नहीं होता है, इसको मुड़ना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है, ऊपर या नीचे जाना पड़ता है और इस तरीके के मूवमेंट्स को कंट्रोल सरफेसेस की मदद से ये एयरक्राफ्ट कर सकता है। आइए समझते हैं पहले इन मूवमेंट्स को और फिर समझते हैं इन कंट्रोल सरफेसेस को। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस मूवमेंट को कहा जाता है यॉ, इस मूवमेंट को कहा जाता है पिच और इस मूवमेंट को कहा जाता है रोल। अभी जो मॉडल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें 3 कंट्रोल सरफेस देखी जा सकती हैं। इनको रेड, ब्लू और ग्रीन में दिखाया गया है। विंग्स के कॉर्नर पर जो ब्लू कलर का सरफेस दिख रहा है इस सरफेस को कहा जाता है एलिरॉन। टेल के पीछे जो कंट्रोल सरफेस दिया गया है इसको कहा जाता है एलिवेटर, जिसको स्क्रीन पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है। और फिर आता है रडर जो स्क्रीन पर रेड कलर का दिख रहा है, ये वर्टिकल स्टेबलाइजर के पीछे होता है। रडर इस एयरक्राफ्ट को यॉ मूवमेंट करने में मदद करता है, एलिवेटर इसको मदद करता है पिच मूवमेंट में और एलिरॉन इसे रोल मूवमेंट करने में मदद करता है। अगर इस मॉडल को आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कंट्रोल सरफेस टेल के ऊपर हैं, रडर और एलिवेटर, जो इसको मदद करते हैं यॉ और पिच मूवमेंट में। लेकिन ये हिस्से इस एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा रेडार क्रॉस सेक्शन देते हैं और फ्लाइंग विंग डिजाइन में ये हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है, जिसका एक और फायदा होता है कि इसमें पैरासाइटिक ड्रैग भी काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन इसका कंट्रोल लॉ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छी बात यह है आजकल के डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज करने में सक्षम है और इन फ्लाइंग विंग डिजाइन्स में एडिशनल कंट्रोल सरफेस दिए जाते हैं जिनको फ्लाई बाय वायर से कंट्रोल किया जाता है, जिससे ये एयरक्राफ्ट स्टेबल रहता है। आज की तारीख में सभी बड़े देश इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर रशिया की बात की जाए तो कुछ ही दिनों पहले सुखोई कॉरपोरेशन का सुखोई S-70 ऑर्थोनिक अपनी पहली उड़ान भर चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट इस तरीके के डिजाइन पर बनाए गए हैं। बोइंग X-47 इसका एक एग्जाम्पल है। फ्रांस के दासो एविएशन की तरफ से न्यूरॉन के ऊपर काम चल रहा है। वहीं यूके ने भी अपने तारानिश को पूरी तरीके से बनाकर पहली 3 फ्लाइट टेस्ट कर लिए हैं। रशिया का दूसरा प्रोजेक्ट जिसको मिग कॉर्पोरेशन बना रहा था वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। वहीं स्पेन और जर्मनी भी मिलकर बैराकूडा नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यूके और फ्रांस तारानिश और न्यूरॉन को मिलाकर एक फ्यूचर एयरक्राफ्ट बाद में बनाएंगे। फिलहाल के लिए ये केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, यानी कि घातक UCAV प्रोग्राम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर भारत काम कर रहा है और जिस तरीके की सिचुएशन इंडियन एयरफोर्स के साथ पास में रही है
उसको देखते हुए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर पहले से ही इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है और इस बार भारत ने इसमें कोई गलती नहीं की है। इस वीडियो में रखते हैं कि तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, और इसमें जो घातक एयरक्राफ्ट है उसकी पूरी जानकारी दी गई है, वो कब आएगा। ये 2010 से जैसे उन्होंने कहा कि शुरू हुआ है, उससे पहले से इस पर बहुत सारी बातें चल रही थी, पर मेन जो इसका काम है 2013 से स्टार्ट हुआ था और 2018 में ऐसा भी कहा गया था कि उसकी मतलब फ़्लाइट टेस्ट भी हो चुका है ऐसे, और बहुत सारी खबरें निकल के आई थी 2018 में। और अभी जो उसके मतलब जितनी भी खबरें वो कभी भी गवर्नमेंट उसकी पुष्टि नहीं करती है, उसको कंफर्म नहीं करती है, इसलिए कह नहीं सकते कि उसकी जो भी जितनी भी खबरें है वो परफेक्ट सही है या नहीं है, जब तक DRDO या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई उसकी जानकारी दे दे। बाकी बात करते हैं इसके कितनी ज़रूरत है एयरफोर्स के लिए, तो इसकी बहुत ज़रूरत है एयरफोर्स के लिए, जैसे एयर स्ट्राइक करनी हो या फिर और अदर मिशन भी हो सकते हैं, जैसे टोह लेनी हो दुश्मन की लोकेशन के लिए, और ये टोह लेते लेते अटैक भी कर सकता है कभी इमरजेंसी लगी ऐसे, जैसे पाकिस्तान कोई बहुत सारे आतंकवादियों को बॉर्डर पे लेके आया है, ऐसी जानकारी जब मिलती है घातक से, तो उसी वक्त वहाँ पे टारगेट को हिट किया जा सकता है। और अभी तक भारत के पास ऐसा कोई ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन का भी काम कर सकता है और अटैक एयरक्राफ्ट का भी काम कर सकता है, बॉम्बर का भी काम कर सकता है, मतलब मल्टी रोल कह सकते हैं। और इसमें इसको शूट डाउन भी किया जाता है, बहुत चांसेस कम रहेंगे शूट डाउन करने के, कोई ये 5th या 6th जनरेशन में आएगा। और भारत के अभी तक के जितने भी फाइटर प्लेन हैं वो 4.5 जनरेशन के हैं, तो इसको लोकेट करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही इतना 6th जनरेशन टाइप का डिज़ाइन है, तो इसको जल्दी से लोकेट नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टेल्थ भी होगा। तो भारत के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है, और जैसे उन्होंने कहा कि एयरफोर्स इसके लिए बहुत एक्साइटेड है घातक के लिए। और भी भारत के बहुत से ऐसे सीक्रेट वेपन्स है जो कि मतलब पब्लिक डोमेन में उसको नहीं लाया जाता उन बातों को। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।